चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ आप लोगों के सामने, जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट। यानी कि रासायनिक जो यौगिक होता है, यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों, दो या दो से अधिक तत्वों या धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यौगिक। और यौगिक का सबसे छोटा, यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या होता है? यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या होता है? क्या हो जाएगा आंसर? अणु हो जाएगा। अणु। यौगिक का क्या हो जाएगा? अणु। अणु हो जाएगा। और अगर तत्व की अगर सबसे छोटी संभावी इकाई, तत्व, तत्व की अगर सबसे छोटी संभावी यूनिट अगर पूछे तत्व की, तो क्या हो जाएगा? तत्व का क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। परमाणु। तत्व का क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। और यौगिक का क्या हो जाएगा? यौगिक का अणु हो जाएगा। जय हिंद आप सभी को। जय हिंद, गुड इवनिंग। चलिए देखेंगे प्रश्न यहाँ पर। पहला प्रश्न हो गया आप लोगों के सामने, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा। और अगर तत्व की बात करें तो क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। तत्व का परमाणु हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मरकत। मरकत बनाया जाता है। मरकत यानी कि इमराल्ड्स। मरकत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमराल्ड्स। यह बनाया जाता है, मरकत जो है वो बनाया जाता है बेरिलियम, बेरिलियम से। मरकत बनाया जाता है बेरिलियम से। बेरिलियम से मरकत बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अरक्तता यानी कि एनीमिया। अरक्तता, इसे एनीमिया कहते हैं। अरक्तता को क्या कहते हैं? एनीमिया। एनीमिया। एनीमिया कैसे होता है? एनीमिया जो बीमारी है वह कैसे होता है? एनीमिया बीमारी लोहे की कमी से होता है। लोहे की कमी के कारण एनीमिया बीमारी होती है। और और मानव शरीर में लोहे का जो पूर्ति पूर्ति जो होता है, लोहे का जो आपूर्ति होता है वह हरी सब्जी से होता है। हरी सब्जी से, हरी सब्जी, हरी सब्जी से होता है। और हरी सब्जी में भी, हरी सब्जी में भी सबसे अधिक मात्रा में किससे? तो पालक से। पालक से। पालक में, पालक में लौह की मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। पालक में लौह की मात्रा सबसे अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जल का विशुद्ध रूप। जल का, जल का विशुद्ध, विशुद्ध रूप क्या होता है? जल का जो शुद्ध रूप होता है वह क्या होता है? वर्षे का जल। क्या हो जाएगा आंसर? वर्षा का जल हो जाएगा। वर्षा का जल। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है पहले वाला क्लास में। वर्षे का जल जो है वह शुद्ध रूप है, जल का शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पौधे के लिए, पौधे के लिए अच्छा उर्वरक, यानी कि पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो यूरिया हो जाएगा। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा। यूरिया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का, रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और 7.4 है तो यह क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय, क्षारीय, क्षारीय हो जाएगा। 7 से अगर अधिक है तो क्षारीय, और 7 से कम है तो क्या होगा? अम्लीय। और 7 अगर है तो उदासीन हो जाएगा। अगर 7 है तो उदासीन, यानी कि 7 से इधर आएंगे कमेगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। अम्लीय, अम्लीय। और इधर आएंगे प्लस होगा यानी कि बढ़ेगा तो क्षारीय होगा। क्षारीय, क्षारीय होगा। और ये जो 7 है यह क्या होगा? उदासीन होगा।
उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। और इधर बढ़ने पर क्या होगा? क्षारीयता बढ़ेगा और इधर बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत होता है। कार्बन का कार्बन का किस लोहे में सबसे कम प्रतिशत होता है? कार्बन का जो प्रतिशत होता है वह सबसे कम होता है किस लोहे में? बताइएगा आप लोग, क्या हो जाएगा? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा कम होता है। कार्बन की मात्रा पिटवा लोहा में सबसे कम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अत्यधिक आघातवर्धीय धातु। अत्यधिक आघातवर्धीय आघातवर्धीय यानी कि मेलिएबल मेलिएबल धातु कौन सा है? आघातवर्धता का मतलब होता है जिसे पीट पीट कर उसका चादर बनाया जा सके। वह सबसे अधिक जो तन्य होता है यानी कि आघातवर्धीय होता है, कौन होता है? सोना होता है। सोना सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु कौन सा होता है? गोल्ड होता है, सोना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। तो ये वाला प्रश्न इतना बार रिपीट हो चुका है कि आप लोगों को याद हो गया होगा ये वाला प्रश्न। क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा, H2SO4। और इसे क्या कहा जाता है? अम्लों का राजकुमार या अम्लों का राजा कहा जाता है इसे। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइएगा आप लोग। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चर्म और चर्म एवं उसके रोगों का अध्ययन, यानी कि चमड़े चमड़े से संबंधित रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। चर्म से चर्म से संबंधित अध्ययन को डर्मेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दूध उदाहरण है। दूध जो है दूध जो है उदाहरण है किसका? कौन से विलयन का उदाहरण है? दूध किस विलयन का उदाहरण है? तो निलंबन का। दूध जो है निलंबन का उदाहरण है, क्योंकि दूध जो है वह पानी के तरह पूरा पूरा मिला हुआ नहीं रहता है। दूध का जो कण होता है वह पानी में पानी में पूरा 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 या उसमें जो दूध में जो पानी का मात्रा होता है उसमें पूरा पूरा घुल मिल नहीं पाता है। और उसमें कण के रूप में दूध जो होता है कण के रूप में होता है। इसीलिए क्या कहते हैं? इसे निलंबन कहते हैं। निलंबन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तारपीन का जो तेल प्राप्त किया जाता है तारपीन का जो तेल प्राप्त किया जाता है किस पेड़ से, किस पौधे से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? निलंबन का। सही आंसर निलंबन होगा। और तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किस पौधे से? बताइएगा। चीड़ के पौधे से। तारपीन का तेल चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है। पौधे से। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज किसने किया था? क्या हो जाएगा आंसर? डीएनए की खोज किसने किया था? क्या हो जाएगा आंसर? वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। और डीएनए जो है डीएनए यह कहाँ पर पाया जाता है? तो यह माइट्रोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में। केंद्रक केंद्रक और माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया माइट्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है डीएनए। माइट्रोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी जो होता है जलोढ़ मिट्टी उसमें उसमें किस पदार्थ की अधिकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में
कौन से पदार्थ की अधिकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में किस पदार्थ की मात्रा जो होता है वह सबसे अधिक होता है? क्या हो जाएगा? कार्बनिक पदार्थ का। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का मात्रा सबसे अधिक होता है। कार्बनिक पदार्थ का कार्बनिक पदार्थ का मात्रा जो होता है वह सबसे अधिक होता है जलोढ़ में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? टेलीविजन टेलीविजन के आविष्कार आविष्कार जो है वह किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? क्या हो जाएगा? जे एल बियर्ड। जे एल बियर्ड। टेलीविजन का आविष्कार जे एल बियर्ड ने किया था। जे एल बियर्ड। सोना। बहुत लेट आपका आंसर आया है। अगला प्रश्न, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई को प्रदर्शित किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह जो है भू स्थिर उपग्रह जो है उसकी ऊंचाई जो है वह प्रदर्शित किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है बताइएगा आप लोग? भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर ऊंचाई है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक चमकीला सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र हो जाएगा। शुक्र हो जाएगा। और शुक्र ग्रह को शुक्र ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। वीनस। 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 क्या कहते हैं? वीनस। शुक्र ग्रह को वीनस कहते हैं। वीनस। और शुक्र ग्रह को ये चमकीला ग्रह है और इसे क्या, सांझ का तारा, सांझ का तारा, सांझ का सांझ का और भोर का तारा, भोर का भोर का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन सीवी सीवी रमन सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1930 में। सीवी रमन को रोम सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो मिला था 1930 में मिला था। और इसे नोबेल पुरस्कार जो मिला था किस लिए मिला था? तो रमन प्रभाव की खोज के लिए। रमन प्रभाव के रमन प्रभाव रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। रमन प्रभाव के खोज के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है। मानव शरीर में मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में रक्त की औसतन मात्रा कितनी होती है? यानी कि औसत रूप से अगर देखा जाए तो मानव शरीर में कितना रक्त होता है? औसतन मानव शरीर में कितना रक्त होता है? क्या हो जाएगा? 5 से 6 लीटर होता है। औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। और मानव शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत जल पाया जाता है मानव शरीर में? मानव शरीर में कुल वजन का कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? बताइएगा आप लोग। कल ये वाला प्रश्न आया था, वाटसन और क्रिक, ये वाला प्रश्न का तो हो गया कब का ये प्रश्न। बहुत लेट आ रहा है आपका कमेंट। क्या हो जाएगा? 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न देखेंगे। वायु की आर्द्रता मापी जाती है। वायु की आर्द्रता वायु की आर्द्रता मापी जाती है किसमें? वायु की आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? कौन से मापक यंत्र के द्वारा? 1930 सही है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में मिला था। आपका आंसर बहुत लेट कमेंट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? वायु की आर्द्रता मापी जाती है किसमें? तो हाइग्रोमीटर में। हाइग्रोमीटर में वायुमंडलीय आर्द्रता जो मापा जाता है हाइग्रोमीटर में। और वायुमंडलीय अगर घनत्व कहेगा, घनत्व घनत्व अगर कहेगा घनत्व,
तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर। हाइड्रो हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर हो जाएगा। वायुमंडलीय आर्द्रता जो है, आर्द्रता, हाइग्रोमीटर। हाइग्रो, यहाँ पर ये देखना है, हाइग्रोमीटर। और वायुमंडलीय घनत्व अगर कहेगा तो हाइड्रोमीटर, यानी कि ये वाला हाइड्रोमीटर। यहाँ पर ड्रो ध्यान देना है। घनत्व जो होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेनिसिटी कहते हैं। डेनी डेनिसिटी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेनिसिटी। तो यहाँ पर डी जो है, टी यहाँ पर देखना है, डी ड्रो है ना यहाँ पर। तो ये ध्यान देना है कि ड्रो जब भी आएगा तो घनत्व होगा, और ग्रो जब भी आएगा तो आर्द्रता होगा। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्रो और ग्रो में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला प्रश्न, तनी हुई रबड़ की पत्ती में प्रत्यास्थ होती है। तनी हुई रबड़, तनी हुई रबड़ यानी कि तनी हुई रबड़ हो गया, या खींचा हुआ धनुष हो गया। खींचा हुआ धनुष हो गया। ये सब में जो ऊर्जा ऊर्जा जो निहित होता है, वह कैसा ऊर्जा निहित होता है? ऊर्जा ऊर्जा जो है वह कैसा निहित होता है? तो स्थितिज ऊर्जा निहित होता है। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा निहित रहता है तनी हुई रबड़ में, या तनी हुई धनुष में। या बांध जो है, बांध, पानी का जो बांध होता है, उसमें कौन सा ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा होता है निहित। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक कंपन करने में लिया गया समय कहलाता है। एक कंपन करने में एक कंपन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। आवर्तकाल। एक कंपन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल। और आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? आवर्तकाल यानी कि टी हो गया। आवर्तकाल यानी कि टी, टाइम पीरियड। टी बराबर क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। एल बाई जी होता है। ये हो गया क्या? आवर्तकाल बराबर हो गया फॉर्मूला। और कभी भी अगर प्रश्न रहेगा कि लंबाई कम किया जाए या बढ़ाया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, तो इसी से निकालेंगे, इसी से निकालेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोगों को डेली बोला जाता है कि जो क्लास हो चुका है उसका रिवीजन कीजिए। आप लोग रिवीजन कर रहे हैं या नहीं? आप लोग नहीं बताते हैं। बताइए तो एक बार कि आप लोग का रिवीजन कैसा चल रहा है। कमेंट कीजिएगा आप लोग का रिवीजन कैसा चल रहा है। जो क्लास हो गया है उसका रिवीजन करते हैं, और प्रैक्टिस सेट जब लगाते हैं तो उसमें उससे प्रश्न आता है या नहीं, याद होता है या नहीं आप लोग को? आप लोग बताइएगा, रिवीजन करते हैं कि नहीं? अभी तक कोई भी कमेंट नहीं आया आप लोगों का। चलिए कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैलोमल। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या होता है? कैलोमल का रासायनिक नाम बताइएगा। कैलोमल का रासायनिक नाम बताइएगा। कैलोमल क्या है? कैलोमल। कैलोमल का रासायनिक नाम बताइएगा। कैलोमल क्या हो जाएगा? कैलोमल का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड हो जाएगा, मर्क्यूरस क्लोराइड। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना उदाहरण है। लोहे में लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? आयुषी। पता नहीं, क्या पता नहीं है? बताइएगा क्या पता नहीं है?
लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन का। रासायनिक परिवर्तन का, यानी कि परिवर्तन जो होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? जैसे में अगर लोहे में अगर जंग लग गया, तो वह लोहा पुनः फिर से रिटर्न नहीं आएगा, पुनः पुनः अपने अवस्था में नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। और हम बताए थे कि भौतिक परिवर्तन जो है, वह पुनः प्राप्त हो सकता है। जैसा था वैसा फिर से प्राप्त हो सकता है, तो उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे अगर जल है, जल को अगर जल को अगर ठंडा किया जाए और बर्फ बन जाता है, तो क्या होता है? पुनः फिर उसको जल के रूप में ला सकते हैं। तो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन हो गया। भौतिक परिवर्तन हो गया। और दूध जो है अगर खट्टा हो जाए, तो वह फिर से सही नहीं होगा, दूध पुनः अपने अवस्था में नहीं आएगा। या फट जाए, तो पुनः अपने अवस्था में नहीं आएगा। तो वो सब क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। उसी तरह लोहा भी है। लोहा में अगर जंग लग जाए, जंग लगने के बाद क्या होता है? लोहा लोहा जंग लगने के बाद आप लोग देखते होंगे कि उसको जब पीटते हैं तो क्या होता है? लोहा टूट कर झड़ कर कण के रूप में गिर जाता है। तो वह पुनः वो लोहा लोहा पहले के जैसा नहीं होगा। तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जय हिंद, जय हिंद। आप लोग लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आ जाइए। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फूलों का रंग उड़ा देता है। यानी कि फूलों का जो रंग होता है, फूलों का जो प्राकृतिक रूप से जो रंग होता है, कलर होता है, उसको उड़ा दिया जाता है। किसके द्वारा? कौन से गैस के द्वारा? फूलों का जो रंग है, वह कौन से गैस के द्वारा उसका जो प्राकृतिक कलर जो है वह उड़ा दिया जाता है? किसके द्वारा? क्या हो जाएगा? क्लोरीन गैस के द्वारा। क्लोरीन गैस के द्वारा फूलों का रंग उड़ाया जा सकता है। सेट में? अच्छा कोई बात नहीं है, आप सेट नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है, जो लोग सेट लगाते होंगे उनको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान। दूध का पीएच मान कितना हो जाएगा? दूध का पीएच मान 6.4 हो जाएगा। दूध का पीएच मान 6.4 हो जाएगा। और रक्त का अभी इससे पहले आया था, तो वो भी याद करते चलिए, कितना है? 7.4। रक्त का 7.4 है। और ये 7.4 था रक्त, तो क्या था ये क्षारीय था। क्षारीय क्षारीय था। और ये क्या है? दूध क्या है? अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय। पीएच मान के हिसाब से क्या हो जाएगा? दूध अम्लीय हो जाएगा। अच्छा, जो समझ में नहीं आता है वो कॉपी पर नोट कर लेते हैं। अच्छी बात है। कॉपी पर अगर नोट कर लेते हैं, तो इतना पता होगा कि हाँ, जो डिस्कशन करना है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, जिसको 2-3 बार देखना होगा, नोट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। कॉपी से ही नोट करके अपना याद कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्या हो जाएगा? दूध जो है उसका पीएच मान 6.4 हो जाएगा। और यह प्रकृति का कैसा होगा? अम्लीय हो जाएगा। और रक्त का 7.4 जो कि क्षारीय होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितनी होती है? हृदय हृदय जो है उसकी रक्त पंप करने की, यानी कि रक्त जो है रक्त जो है वह पंप करने की क्षमता कितनी होती है? कितनी होती है? तो 4.5 लीटर प्रति मिनट। यानी कि 1 मिनट में 4.5 लीटर, यानी कि 4.5 लीटर रक्त जो है पंप किया जाता है हृदय के द्वारा। 1 मिनट में 1 मिनट यानी कि प्रति मिनट 1 मिनट में 4.5 लीटर रक्त पंप किया जाता है। घायल शायर जी, आपको नींद आ रही है अभी इतना जल्दी? अभी तो क्लास शुरू ही हुआ है। और ज्यादा अगर नींद आ रहा है तो आप
कान के पास मोबाइल लगा के और सो जाइए, और कम से कम कान जरूर खोल के और सुनते रहिए। अगर देख नहीं सकते हैं तो सुनते रहिए, लेकिन मोबाइल चालू रखिए। आपका भी काम हो जाएगा और आपका क्लास भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव शरीर में अमीनो अम्ल अमीनो अम्ल पाए जाते हैं कितने प्रकार के? मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। सही आंसर, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, और यह एमिनो अम्ल के द्वारा क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन प्रोटीन का निर्माण होता है एमिनो अम्ल के द्वारा। एमिनो अम्ल के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्न स्वप्न जो देखा जाता है, रात को जो सोते समय स्वप्न जो देखा जाता है, वह स्वप्न, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? स्वप्न के अध्ययन को क्या कहते हैं? गांधी भाई। चलिए अच्छी बात है, देखते रहिए कभी कभी। चलिए देखेंगे प्रश्न, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो और न्यूरोलॉजी और न्यूरोलॉजी और नियोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? और नियोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? और न्यूरोलॉजी और न्यूरोलॉजी। अगला प्रश्न देखेंगे, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो ये वाला तो याद होगा। ये वाला प्रश्न इतना बार रिपीट हो चुका है कि आप लोगों को याद होगा। ये वाला कोई भूल नहीं सकते हैं। क्या हो जाएगा? 746 वाट। तो इसमें ज्यादा समय नहीं देना है। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। पारे का पारे का प्रतिरोध प्रतिरोध शून्य होता है। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है कितने तापमान पर? पारा जो होता है, पारा पारा यानी कि मरकरी। पारा यानी कि मरकरी। मरकरी, या इसे सिनेबार भी कह सकते हैं। सिनेबार। पारा यानी कि मरकरी। सिनेबार। सिनेबार। ये जो है, इसका प्रतिरोध जो है शून्य कब होगा? शून्य कब होगा? कितने तापमान पर? पारा का प्रतिरोध शून्य कितने तापमान पर होगा? तो 4 केल्विन। 4 केल्विन। 4 केल्विन पर इसका जो है प्रतिरोध शून्य होगा। 4 केल्विन पर। और कल ये वाला प्रश्न आया था कि पारा जो है, पारा पारा के साथ अगर यौगिक, तो पता होगा आप लोगों को कि दो या दो से अधिक धातु धातु को मिलाकर जो अभिक्रिया करके जो बनता है, तो क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक धातु का प्रयोग करके यौगिक का निर्माण होता है। और उस यौगिक में अगर एक धातु अगर पारा है तो उसे क्या कहेंगे? एक धातु अगर पारा है तो उस विलयन को क्या कहेंगे? उस मिश्रण को क्या कहेंगे? बताइएगा आप लोग। उस मिश्रण को क्या कहेंगे? अमलगम कहेंगे। उस विलयन को क्या कहेंगे? अमलगम। अमलगम। उस उस विलयन को या यौगिक को क्या कहेंगे? अमलगम कहेंगे। यानी कि दो या दो से अधिक अगर धातु से अगर कोई यौगिक का निर्माण हुआ है, तो उस यौगिक में अगर एक एक अगर पारा है तो उसे क्या कहेंगे? अमलगम कहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत लाइन लगाई जाती है। घरेलू घरेलू विद्युत लाइन लगाई जाती है। घरे- घर में जो वायरिंग किया जाता है, घर में जो वायरिंग किया जाता है, यानी घरेलू विद्युत लाइन जो लगाया जाता है, वह किस क्रम में? समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में? क्या हो जाएगा आंसर? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में। समांतर क्रम में लगाया जाता है। समांतर क्रम में घर में जो वायरिंग होता है विद्युत का, वह समांतर क्रम में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। कहाँ पर?
ध्वनि तरंग जो है उसको गमन करने के लिए क्या माध्यम होना आवश्यक है? माध्यम होना आवश्यक है। ध्वनि तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम, माध्यम की आवश्यकता होती है। और निर्वात जो है निर्वात, निर्वात उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर वायु भी न हो, वायु भी नहीं हो, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। निर्वात, निर्वात यानी कि जहाँ पर वायु भी न हो, वायु न हो, वायु भी न हो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। और निर्वात जो है वह कोई माध्यम नहीं है, इसलिए क्या कहा गया है? ध्वनि जो है, ध्वनि तरंगे वह चल नहीं सकती, यानी कि संचरण नहीं कर सकती, यानी गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि कहाँ पर? निर्वात में, निर्वात में। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम चाहिए, और माध्यम क्या होता है? माध्यम होता है वायु, वायु होता है, जल होता है, और ठोस में लोहा हो गया, लोहा हो गया, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? ये सब माध्यम है, माध्यम है। और ध्वनि कैसी तरंगे है? ध्वनि कैसी तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। ध्वनि क्या है? यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक, यांत्रिक तरंग है। ध्वनि क्या है? यांत्रिक तरंग है और अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या होता है? हरा कशिश, हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या होता है? हरा कशिश का रासायनिक नाम बताइएगा आप लोग। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या होगा? फेरस सल्फेट हो जाएगा। हरा कशिश का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट हो जाएगा। फेरस सल्फेट। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जस्ते का फूल कहा जाता है? जस्ते का फूल, जस्ते का फूल, जस्ते का फूल किस यौगिक को कहा जाता है? जस्ते का फूल किस यौगिक को कहा जाता है? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? जस्ते का यौगिक कहते हैं। जस्ते का यौगिक जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। ध्वनि यांत्रिक, एक यांत्रिक एवं अनुदैर्घ्य तरंग। सही है, ध्वनि क्या है? यांत्रिक और अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जस्ते का फूल किसे कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। जिंक ऑक्साइड को। और सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कृत्रिम, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रूप से जो सुगंधित पदार्थ बनाते हैं, तो उसमें कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिल एसीटेट का, एथिल एसीटेट का। एथिल एसीटेट के द्वारा कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ यानी कहने का मतलब है जो परफ्यूम वगैरह जो होता है, परफ्यूम, परफ्यूम ये सब जो होता है, ये सब में, ये सब में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट का, एथिल एसीटेट का। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। सही है, याद रखिए सब प्रश्न जो है रिलेट रिलेट करके पढ़िए और याद रखिए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के आविष्कारक का श्रेय किसे जाता है? यानी कि हाइड्रोजन का जो आविष्कार किया था किसने किया था? हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? हेनरी क्वेंडिस ने। हाइड्रोजन का आविष्कार हेनरी क्वेंडिस ने किया था। हेनरी क्वेंडिस ने। क्या हो जाएगा आंसर? हेनरी क्वेंडिस। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम कखनली शिशु का नाम क्या था? प्रथम जो परखनली के द्वारा, परखनली के द्वारा शिशु जो जन्म लिया था, परखनली के द्वारा जो प्रथम शिशु जन्म लिया था, उसका नाम क्या था? लुइस। सही आंसर क्या हो जाएगा? लुइस हो जाएगा। उस बच्चे का नाम क्या था? लुइस था। उस शिशु का नाम क्या था? लुइस था। लुइस, जो परखनली के द्वारा जन्म लिया था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था? क्या हो जाएगा आंसर? ह्यूगो, ह्यूगो डी ब्रीज हो जाएगा। ह्यूगो डो ब्रीज, ह्यूगो डी ब्रीज, ह्यूगो डी ब्रीज हो जाएगा आंसर। ह्यूगो डी ब्रीज, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम क्या है? यानी कि मानव शरीर का जो सबसे बड़ा जो मांसपेशी है, उसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। 2-3 बार आप लोग रिपीट कीजिएगा, ग्लूटियस मैक्सिमस। ये जो है सब थोड़ा है मतलब कठिन है, याद करने में 2-3 बार अगर बोलिएगा तो याद हो जाएगा अच्छे से। 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा। क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब। अगला प्रश्न है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? हीरा। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा होता है। और अगर सबसे कठोर पदार्थ कहा जाए, सबसे कठोर, सबसे कठोर, कठोर, सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। और तत्व अगर पूछा जाए कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तत्व, सबसे कठोर, सबसे कठोर, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो प्लेटिनम है। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? प्लेटिनम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत लेट क्लास ज्वाइन किए हैं। चलिए आ जाइए यहाँ पर, प्रश्न पे आइए। क्या हो जाएगा? हीरा जो है क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है। पदार्थ कहे तो हीरा हो जाएगा, और अगर तत्व कहे सबसे कठोर तो क्या हो जाएगा? प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। और कार्बन का अपरूप एक और होता है क्या? ग्रेफाइट होता है। कार्बन का अपरूप क्या होता है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होता है। कार्बन का अपरूप होता है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है, ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो जो विद्युत, विद्युत, विद्युत और ऊष्मा, विद्युत और ऊष्मा, विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है, सुचालक होता है, सुचालक, सुचालक होता है। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मार्स गैस, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस, ये तो पता होगा आप लोगों को। मार्स गैस किसे कहा जाता है? क्या हो जाएगा आंसर? मार्स गैस का मीथेन। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है। मार्स गैस मीथेन को। और मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। मीथेन का CH4, मीथेन को। सही आंसर मीथेन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रिकेट्स एक बीमारी है। रिकेट्स जो बीमारी है वो कैसी बीमारी है? रिकेट्स, CH4। सही है। रिकेट्स जो बीमारी है, रिकेट्स, रिकेट्स, यह बीमारी किससे संबंधित है? रिकेट्स जो बीमारी है वह हड्डियों से संबंधित है, हड्डियों की बीमारी है। रिकेट्स बीमारी जो है वह हड्डियों की बीमारी है। अगला प्रश्न देखेंगे। और हड्डी में क्या होता है? हड्डी में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? कैल्शियम होता है। हड्डी में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। हड्डी और दांत, हड्डी और दांत में, दांत में क्या होता है? कैल्शियम होता है प्रचुर मात्रा में। कैल्शियम, कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? अश्रु गैस, अश्रु गैस यानी कि आंसू गैस जिसे कहते हैं, आंसू गैस, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नमस्ते, गुड इवनिंग आप सभी को। चलिए देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्या है। रासायनिक नाम यहाँ पर पूछा गया है। आंसू गैस यानी अश्रु गैस का क्या हो जाएगा? क्लोरो एसिटोफिनॉन, क्लोरो एसिटोफिनॉन। एक दो बार रिपीट कीजिएगा, क्लोरो एसिटोफिनॉन।
अगर बड़ा-बड़ा अगर वर्ड लिखा रहता है, तो एक बार में अगर याद नहीं होगा, तो 2-3 बार आप लोग भी रिपीट कर लीजिएगा। हम भी 2-3 बार रिपीट कर देंगे। क्लोरोएसीटोफिनोन, क्या हो जाएगा आंसर? क्लोरोएसीटोफिनोन, क्लोरोएसीटोफिनोन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक बताइएगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला हो जाएगा। और कल ये वाला प्रश्न आया था, चुंबक से आया था प्रश्न कि चुंबक का जो दो ध्रुव होता है, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव होता है, तो दो चुंबक को अगर आपस में अगर चिपकाएंगे, तो अगर समान अगर ध्रुव रहे तो क्या होगा? समान ध्रुव के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा या विकर्षण होगा? बताइएगा आप लोग। समान ध्रुव के बीच, समान समान ध्रुव, समान ध्रुव के बीच क्या होगा? और अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग ध्रुव के बीच क्या होगा? बताइएगा आप लोग। कल ये वाला प्रश्न आया था, आप लोग को बताए थे अच्छे से। तो जवाब दिएगा आप लोग कि अगर चुंबक का जो ध्रुव होता है, वो अगर समान ध्रुव, दोनों ध्रुव अगर समान है, तो उसके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा या विकर्षण? या अगर अलग अलग ध्रुव है, अलग अलग ध्रुव है, तो उसके बीच क्या होगा? जवाब दीजिएगा आप लोग, ताकि पता चले कि आप लोग जो पढ़ते हैं वो याद रहता है। ऐसा नहीं कि आज क्लास किए और कल भूल गए। जवाब दीजिएगा आप लोग। समान ध्रुव के बीच क्या होता है और विषम ध्रुव के बीच क्या होता है, या अलग अलग ध्रुव के बीच क्या होता है? अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया है, एक भी जवाब अभी तक नहीं आया है। क्या हो जाएगा? समान ध्रुव के बीच क्या हो जाएगा? समान ध्रुव के बीच हो जाएगा विकर्षण, विकर्षण, विकर्षण हो जाएगा। और अलग अलग यानी कि विषम ध्रुव के बीच क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा, आकर्षण, आकर्षण हो जाएगा। अलग अलग ध्रुव रहे अगर उत्तर और दक्षिण, तो क्या हो जाएगा? आकर्षण, आकर्षण हो जाएगा, आकर्षण। और समान अगर ध्रुव रहे तो क्या हो जाएगा? विकर्षण हो जाएगा, विकर्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग तो जवाब नहीं दिए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। समान, समान ध्रुव में विकर्षण। चलिए एक जवाब आया, समान ध्रुव में विकर्षण। सही है, समान ध्रुव में विकर्षण। और विषम ध्रुव रहेगा तो क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। अलग अलग अगर ध्रुव रहे, जैसे उत्तर और दक्षिण है, तो क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। और अगर उत्तर उत्तर है तो विकर्षण हो जाएगा, या दक्षिण दक्षिण है तो विकर्षण हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए या ना दीजिए, लेकिन समझ लीजिए, ताकि अगर प्रश्न आ जाए अगर एग्जाम में, तो कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? क्या हो जाएगा आंसर? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और यहाँ अगर पूछा जाए कि प्रतिरोधकता, 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 या इसे ही क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? ये दोनों का समान होता है, क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। और ओम को कैसे लिखा जाता है? ओम का जो चिन्ह होता है कैसे होता है? ऐसे होता है ओम का चिन्ह। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ओम का चिन्ह क्या होता है? ओम का सिंबल जो होता है ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हैदोमीटर, हैदोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? हैदोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? विकर्षण,
बहुत लेट आया आपका जवाब। विकर्षण। हाँ, वो वाला ओम नहीं है। सुनीता जी, आप जो ओम दिखा रहे हैं कमेंट में, वो वाला ओम नहीं है। ये ओम का सिंबल ये वाला होता है। प्रतिरोध वाला ओम जो है उसका सिंबल ये है। चलिए प्रश्न देखेंगे क्या है। फैदोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? फैदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। फैदोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई। फैदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई। ओम मीटर। समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है लाल रक्त कण की निर्माण जो होता है। लाल रक्त कण। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी। आरबीसी। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थि मज्जा में ही डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी या आरबीसी दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी दोनों का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी को क्या कहते हैं? राइबो। आरबीसी। आरबीसी का पूर्ण पूर्ण रूप क्या होता है बताइएगा? आरबीसी का पूर्ण रूप और डब्ल्यूबीसी का पूर्ण रूप बताइएगा। क्या हो जाएगा? रेड। रेड ब्लड सेल। और इसका क्या हो जाएगा? व्हाइट ब्लड सेल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वर्णांधता रोगी को क्षमता नहीं होती है। वर्णांधता यानी कि वर्णांधता जो बीमारी है, इसमें रोगी जो होता है, रोगी उसके पास क्षमता नहीं होता है। रोगी के पास क्षमता नहीं होता है। कौन से कलर को पहचानने की क्षमता नहीं होती है? रेड ब्लड सेल। सही है, रेड ब्लड सेल। वर्णांधता जो बीमारी है, वर्णांधता, उसमें वर्णांधता बीमारी में कौन से कलर को पहचानने की क्षमता खो देता है पेशेंट? रोगी जो होता है वर्णांधता से ग्रसित जो रोगी होता है, वह कौन सा रंग रंग जो है वह नहीं पहचान कर सकता है? लाल और हरा। सही है। लाल और हरा। लाल और हरा रंग में कोई अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। वर्णांधता वाला जो भी बीमारी है, उसमें रोगी जो है, रोगी वह लाल और हरा रंग के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर सकता है। अंतर स्पष्ट नहीं कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पर अगर रंग से प्रश्न है, रंग से, तो देख लेंगे कि एक प्राथमिक रंग होता है। और प्राथमिक रंग जो है वह कौन कौन सा रंग कहलाता है? प्राथमिक रंग। प्राथमिक। प्राथमिक जो रंग होता है वह कौन सा होता है? तो एक लाल होता है, लाल। एक हरा होता है और एक होता है नीला। लाल, हरा और नीला, यह क्या है? प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग या मूल रंग इसे ही कहा जाता है। प्राथमिक या मूल रंग इसे ही कहा जाता है, लाल, हरा और नीला को। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अक्रिय गैस जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अक्रिय गैस। अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कहने का मतलब है कि आवर्त सारणी में वर्ग 18, वर्ग 18 में जो जो तत्व आता है, वर्ग 18 में जो तत्व या गैस जो आता है, वह सब क्या है? अक्रिय है। अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। और उसमें वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे अधिक जो वायुमंडल में पाया जाता है, वह कौन सा अक्रिय गैस है? वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन है। आर्गन। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? आर्गन का 18 होता है। परमाणु संख्या 18 होता है। और यह जो आर्गन जो है, यह वर्ग वर्ग कहे या समूह, समूह समूह 18 का, समूह 18 का क्या है? तत्व है। तत्व कहे या गैस कहे, वर्ग 18 का है। कौन सा प्रश्न है बताइएगा, अगर पता होगा तो बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दंत यानी कि दांत
दंत एवं अस्थि, अस्थि यानी कि हड्डी, अस्थि यानी कि हड्डी, दांत और हड्डी के मुख्य अकार्बनिक अवयव, अकार्बनिक अवयव, अकार्बनिक कहने का मतलब है कि उसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो, कार्बन की मात्रा नहीं हो, कार्बन जहां पर नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, अकार्बनिक कहेंगे। तो क्या कहा जा रहा है, दांत और हड्डी के मुख्य अकार्बनिक अवयव कौन सा है, अकार्बनिक अवयव कौन सा है, क्या हो जाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम में कार्बन की मात्रा नहीं होती है, कैल्शियम में कार्बन की मात्रा नहीं होती है। तो दांत और हड्डी में सबसे अधिक अकार्बनिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है, कैल्शियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, शरीर के ताप को स्थायी रखती है, शरीर के ताप को, शरीर के ताप को अस्थायी रखा जाता है, अस्थायी रखा जाता है यानी कि ताप का जो नियंत्रण करता है, शरीर के ताप का जो नियंत्रण किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। शरीर का जो ताप है, शरीर का जो ताप है उसका नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, रक्त को जमाने में मदद करता है, रक्त को, रक्त को जमाने में मदद करता है कौन सा विटामिन, कौन सा विटामिन के द्वारा रक्त जो है वह जमता है और रक्त को जमने में सहायक होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, सही है। ये वाला प्रश्न का जवाब दीजिएगा, रक्त जमाने में सहायक विटामिन कौन सा होता है, विटामिन अगर पूछे तो विटामिन के हो जाएगा, और अगर प्रोटीन पूछे, प्रोटीन, क्या हो जाएगा, विटामिन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा विटामिन। और अगर प्रोटीन पूछे, प्रोटीन पूछे रक्त के जमने में सहायक, तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन क्या हो जाएगा, प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजेन हो जाएगा, हाई, फाइब्रिनो, फाइब्रिनोजेन, प्रोटीन अगर पूछे तो फाइब्रिनोजेन, और अगर विटामिन पूछे तो विटामिन के हो जाएगा। और अगर कोशिका पूछे, कभी कभी रहता है कि रक्त, रक्त को जमने में सहायक कोशिका कौन सा है, कोशिका कौन सा है, कोशिका, कोशिका पूछे क्या हो जाएगा, प्लेटलेस हो जाएगा, प्लेटलेस, प्लेटलेस हो जाएगा। रक्त को जमने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो के हो जाएगा। और अगर पूछे कि सहायक प्रोटीन कौन सा है, तो फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। और कोशिका अगर पूछे तो प्लेटलेस हो जाएगा। यानी कि रक्त से, रक्त के थक्का बनने में जो जो भी प्रश्न पूछा जाता है रक्त के थक्का बनने से संबंधित, वो सब बता दिया गया है। अगर कहीं से भी अगर पूछा जाए तो आप लोगों से न बनने का कोई सवाल नहीं होता है यहाँ पर। अगर प्रोटीन पूछे तब पर भी आप बना दीजिएगा, अगर कोशिका पूछे तब भी बना दीजिएगा, अगर विटामिन पूछे वो भी बना दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, गैस का दाब मापा जाता है, गैस का जो दाब मापा जाता है वह किस यंत्र के द्वारा, किस मापक यंत्र के द्वारा गैस का दाब मापा जाता है, प्रश्न इसका क्या है, ये तो ऑप्शन है। क्या हो जाएगा, गैस का दाब मापा जाता है किसमें, तो मैनोमीटर में, गैस का दाब किसमें मापा जाता है, मैनोमीटर में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदे किस कारण गोल होती है, वर्षा की बूंदे, वर्षा की जो बूंदे होती है, वर्षा की बूंद कहे या जल का बूंद जो कहे, वह गोलाकार होती है, गोलाकार होती है किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, वर्षा की बूंद या जल की बूंद गोलाकार होती है। मैनोमीटर,
जय हिंद, जय हिंद। चलिए देखेंगे क्या है, वर्षा की बूंद जो है गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। और पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल, बल बटा लंबाई होता है, बल बटा लंबाई, लंबाई, बल बटा लंबाई। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? बल को न्यूटन में मापते हैं और लंबाई को मीटर में, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। इसका पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। सी ऑफ ट्रांग सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, ट्रांक्विलिटी, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी अवस्थित है कहाँ पर? कहाँ पर अवस्थित है? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो है वह कहाँ पर अवस्थित है? किस जानवर का दूध काला होता है? इसका आंसर देखना पड़ेगा। ये वाला प्रश्न तो आज तक कभी सामने नहीं आया है, देखना पड़ेगा। अब गलत तो बता नहीं सकते हैं। इसका अगर आंसर होगा तो 3 नंबर आंसर हो सकता है, राइनोसिरस, राइनोसिरस। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, देखना पड़ेगा। राइनोसिरस क्या हो जाएगा? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर अवस्थित है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी चंद्रमा पर अवस्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सोडियम को रखा जाता है। सोडियम, सोडियम जो होता है, सोडियम यानी कि इसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Na होता है। रासायनिक प्रतीक Na होता है सोडियम। सोडियम को, सोडियम जो है वह क्या है? अभिक्रियाशील धातु है। वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और जल उठती है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और जलने लगती है, इसलिए इसे कहाँ रखा जाता है? केरोसिन के तेल में। केरोसिन के तेल में यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। केरोसिन के तेल में रखा जाता है, केरोसिन के तेल में रखा जाता है। और फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस, फास्फोरस होता है, फास्फोरस होता है एक लाल, लाल होता है, और एक होता है पीला और सफेद। पीला और, पीला जिसे सफेद भी कहते हैं, पीला को ही सफेद, सफेद भी कहा जाता है। सफेद, सफेद। तो लाल जो होता है वह माचिस के तिल्ली पर होता है। माचिस के तिल्ली, माचिस के तिल्ली, माचिस के तिल्ली पर होता है लाल। और ये सफेद जो फास्फोरस है इसे कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है, जल में। क्योंकि ये वाला जो है सफेद या पीला फास्फोरस, ये भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। इसीलिए याद रखिएगा, फास्फोरस को यानी सफेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है और सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। चलिए ठीक है, ऑप्शन अगर आंसर सही है तो सही है, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, कंफर्म पता नहीं था। बस ऑप्शन तो, कोई प्रश्न का ऑप्शन 4 मिलेगा और 4 में तो एक सिलेक्ट करना ही है, तो सही लग गया तो सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वाटर गैस मिश्रण है। वाटर गैस, वाटर गैस, वाटर गैस या जल गैस, वाटर गैस या जल गैस मिश्रण है किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस का। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और प्लस H, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन गैस का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है क्या? वाटर गैस या जल गैस, वाटर गैस या जल गैस, वाटर गैस या जल गैस किसका मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? इस्पात,
इस्पात जो है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होगी? तो 0.5 से 1.5%। 0.5 से 1.5% इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है। इस्पात में कार्बन की मात्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर गैस का मिश्रण है। सही है। इसका जवाब बताइएगा। इस्पात का इस्पात में जो कार्बन होता है वह कितना प्रतिशत होता है? इस्पात में कार्बन 0.5 से 1.5%। सही है, 0.5 से 1.5%। अगला प्रश्न देखेंगे। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन समस्थानिक कभी भी अगर पूछा जाता है तो बता ही देते हैं आप लोगों को। हाइड्रोजन का जो 3 समस्थानिक होता है ये तो बता चुके हैं। कितना होता है समस्थानिक? 3 होता है। और कौन कौन होता है? एक होता है H1 और एक होता है H1H2, एक होता है H1H3। इसे क्या कहते हैं? ये प्रोटियम। प्रोटियम प्रोटियम से ड्यूटेरियम। ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम। और इसे क्या कहते हैं? ट्राइटियम। ट्राइटियम ट्राइटियम कहते हैं। और हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक है ये वाला जो है ट्राइटियम जो है, यह क्या है? रेडियो सक्रिय है। रेडियो सक्रिय है। ये वाला प्रश्न आया था कल या परसों वाला क्लास में आया था। ये रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा है? तीसरा वाला। तीसरा वाला जो समस्थानिक है ट्राइटियम, यह रेडियो सक्रिय है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में, किसी तत्व के तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या दूसरी कक्षा में कितनी होती है? क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। पहला में कितना होता है? 2 होता है और दूसरा में 8 होता है। दूसरा में 8 होता है। 2, 8, 8, 18। 2, 8, 8, 18 ऐसे ही बढ़ता जाता है क्रम इसका। पहला कक्षा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दूसरा में 8 हो जाएगा। और तीसरा तीसरा ये 8 पूरा करके उसके बाद ये 18 हो जाएगा। 2, 8, 8, 18। 2, 8, 8, 18। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट का ईस्ट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? ईस्ट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? डबल ब्रेड बनाने में। हाँ, डबल ब्रेड बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट का। और ब्रेड जो होता है क्या होता है? मुलायम हो जाता है। ईस्ट का प्रयोग करने से क्या होता है? मुलायम हो जाता है। मुलायम हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और यह लास्ट प्रश्न है। आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है। क्या है प्रश्न? चिकित्सा शास्त्र का जनक, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा गया है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? क्या से चिकित्सा शास्त्र का जनक माना गया है? क्या हो जाएगा आंसर? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक से कहा गया है हिप्पोक्रेटस को। हिप्पोक्रेटस को।